हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, पशु परिचर की जो भर्ती है साथियों वो आ चुकी है। पशु परिचर की भर्ती, और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपने सभी ने फॉर्म इसका भर दिया होगा। साथ में संपूर्ण कोर्स लेकर मैं आपके लिए यूट्यूब पे आया हूँ साथियों। जो इतिहास एवं कला संस्कृति है आपकी, जो इसमें पशु परिचर भर्ती में, उसको संपूर्ण रूप से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विद्यार्थियों। तो ये आज हमारी पहली क्लास है बच्चों, जिसमें हम इतिहास की, हम जो है प्राचीन जो सभ्यताएं हमारी, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं विद्यार्थियों, देखिए जो पशु परिचर की भर्ती आई है, सबसे पहली बात तो कौन इसका फॉर्म भर सकता है विद्यार्थियों? कौन भर सकता है? वह व्यक्ति भर सकता है जिसने 10वीं पास कर ली हो। कौन भर सकता है साथियों? जिसने 10वीं पास कर ली हो। उसके अलावा क्या योग्यता है इसमें? 10वीं पास कर ली हो, साथ में 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो। 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो, अर्थात वह 18 वर्ष का हो गया हो और उसने 10वीं पास कर ली हो, वह व्यक्ति इस पशु परिचर जो भर्ती आई है इसका फॉर्म फिल कर सकता है। आप इसका जरूर फिल कीजिए साथियों फॉर्म, यदि आपने 10वीं पास कर ली और 18 वर्ष के आप हैं तो इस भर्ती को जो है बहुत अच्छी है, सरकार ने निकाली है। और ये 23 में निकाली थी, इसका संशोधन करके 24 में उन्होंने इसको दोबारा से जो है फॉर्म के लिए अप्लाई करवाया है। और संपूर्ण सिलेबस के साथ राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का मैं आपके लिए लेकर आऊँगा यूट्यूब पर। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं हम राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, देखिए बच्चों, राजस्थान का इतिहास मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले जो है मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। आपके जो पशु परिचय का सिलेबस है उसमें इतिहास को लेकर के कंसेप्ट क्लियर नहीं किया गया है कि क्या पूछेंगे, कहां से पूछेंगे, कितने सारे चैप्टर हैं, कितने सारे पोर्शन है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया है। उन्होंने सिर्फ आपके सिलेबस में ये दिया है कि राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, उन्होंने सिर्फ इतना हमें दिया है। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान की थोड़ी सी पॉलिटी के बारे में भी पूछने का बताया है, पॉलिटी की भी पूछेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा उन्होंने ये भी कहा है विद्यार्थियों कि ज्योग्राफी से भी जो है आपके प्रश्न, आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे साथियों। तो देखिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि राजस्थान के इतिहास का उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया है, वर्गीकरण नहीं किया है कि किस तरीके से वो कहाँ से पूछेंगे। इसलिए हमें निश्चिंतता से हमें एक पूर्ण तरीके से सिलेबस को पढ़ते चलना है साथियों। आप यकीन मानिए कि जहाँ से हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों। जहाँ से इतिहास शुरू होता है वहाँ से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास। देखिए इतिहास जो होता है साथियों, इसको पढ़ने से पहले बहुत सारे कंसेप्ट हमारे मन में रहते हैं। इतिहास सबसे पहले आप कहीं भी पढ़ते होंगे, आपने कहीं भी देखा होगा, जो इतिहास के छात्र होते हैं या आपसे कभी कभी कोई भी पूछ ले, यदि आपने कहा है कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपसे पूछ ले कि हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है, क्या है इतिहास। देखिए इतिहास क्या होता है साथियों, इतिहास का जो अर्थ होता है साथियों, इसमें इति का अर्थ होता है, इतिहास में इति का अर्थ होता है अतीत। इति का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? अतीत। और इसमें हास का अर्थ होता है बच्चों घटनाएं। देखिए अतीत की घटनाएं ही क्या है साथियों? इतिहास है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों अतीत की घटनाएं, अतीत की घटनाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? इतिहास कहलाती हैं। यह आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बाई चांस हम अक्सर ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, कोई भी हमसे कुछ भी सवाल पूछ लेता है हमारी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, तो हमको पता होना चाहिए कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए इतिहास में इति जो शब्द है, इति का अर्थ होता है बच्चों अतीत, और हास का अर्थ होता है घटनाएं। अर्थात हम ये कहें कि अतीत की घटनाएं ही क्या है साथियों? इतिहास हैं। तो ये आपको एक सामान्य सा मैंने जो है अर्थ बताने का प्रयास किया है, इतिहास का क्या अर्थ होता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम। देखिए ये आपने लिखा होगा, मुझे आशा और उम्मीद है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए।
एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि कंफर्म रहे आपको कि क्या होता है इतिहास का अर्थ। इतिहास जो होता है, इतिहास में इति का अर्थ होता है अतीत, हास का अर्थ होता है घटनाएं। अर्थात हम ये कहें कि अतीत की घटनाएं ही क्या है बच्चों, इतिहास हैं। अब चलिए देखिए आगे चलते हैं हम। अब आता है बच्चों इतिहास का वर्गीकरण। अब क्या आता है, इतिहास का वर्गीकरण। देखिए इतिहास, इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया है साथियों वैज्ञानिकों द्वारा, या हम ये कहें कि जो हमारे प्राचीन इतिहासकार थे उनके द्वारा इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया है, इतिहास को 3 भागों में बांटा है बच्चों। इतिहास को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। मैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं बच्चों। आप ये मानिए कि आपने यहाँ से यदि हिस्ट्री को पढ़ा है, आप राजस्थान की कहें या इंडिया की कहें, यदि इस तरीके से आपने पढ़ा है तो यकीन मानिए आपका प्रश्न बार नहीं होने वाला है। आपको संपूर्ण रूप से समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, हम कौन से काल में चल रहे हैं और कहाँ से हमने शुरुआत की है। आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए बच्चों। मुझे लग रहा होगा, मुझे लग रहा है कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये जीके में क्या चल रहा है, लेकिन समझिए आप, थोड़ा सा मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इतिहास का अर्थ होता है अतीत की घटनाएं। भाई हम इतिहास का वर्गीकरण देखें, इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है बच्चों। एक हमारा सबसे पहले आता है साथियों प्राचीन इतिहास। क्या नाम है बच्चों, प्राचीन इतिहास। क्या नाम है, प्राचीन इतिहास। सबसे पुराना हमारा जो इतिहास है उसको बोला जाता है बच्चों प्राचीन इतिहास। दूसरा आपके सामने आता है, दूसरा जो हमारे लिए आता है साथियों उसका नाम है बच्चों मध्यकालीन इतिहास। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन इतिहास। तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा जो होता है, तीसरा जो हमारे सामने आता है उसको हम बोलते हैं बच्चों आधुनिक इतिहास। ये मैंने इतिहास का क्लासिफिकेशन किया, इतिहास का वर्गीकरण आपके सामने रखा। देखिए इतिहास, अतीत की घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। और जो इतिहास का वर्गीकरण है बच्चों, 3 भागों में इतिहास को बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में इतिहास को बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है बच्चों प्राचीन इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आता है बच्चों जो है आधुनिक इतिहास। एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं। सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं राजस्थान में। उसके अलावा दूसरे नंबर पर यदि हम देखें तो प्राचीन इतिहास से पूछे जाते हैं। मध्यकालीन इतिहास से हमें 2-5 प्रश्न ही देखने को मिलते हैं ऑल ओवर हिस्ट्री में से। देखिए क्यों, इसका कारण क्या है बच्चों। मध्यकालीन जो इतिहास है उसका कारण ये, मध्यकालीन इतिहास में कौन आते हैं, राजा महाराजा आते हैं साथियों, सभी राजवंश आते हैं। तो जो राजा था, जैसे महाराणा प्रताप थे, उनका यदि कोई लेखक था या चित्रकार था तो वो उनसे संबंधित ही जो है चित्रावली बनाता था या किताबें लिखता था। कभी भी कोई भी राजा का जो कवि था वो उसके विरोध में नहीं बोलता था। तो इसलिए जो मध्यकालीन इतिहास है इसका जो है बोर्ड बहुत कम ही आकलन करता है, बहुत कम ही इसमें से प्रश्न देखने को हमको मिलते हैं। बाकी ज़्यादातर हमें प्रश्न देखने को किससे मिलते हैं साथियों, आधुनिक इतिहास से। आधुनिक इतिहास, अब एक बार मैं आपको इसमें कन्फ्यूजन मिटा दूं कि इसमें क्या क्या आता है। देखिए जो प्राचीन इतिहास है, इसमें प्राचीन इतिहास जो है बच्चों, इसमें हमारे लिए क्या आती है, इसमें सभी जो सभ्यताएं हैं, जो सभी सभ्यताएं हैं, या हम कहें कि प्राचीन जो शिलालेख हैं, प्राचीन शिलालेख, सभ्यताएं, प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र इत्यादि जो थे, प्राचीन चित्रण, ये सब किस में आता है साथियों, ये सब किस में आता है, प्राचीन इतिहास में आता है। भाई हम मध्यकालीन की बात करें बच्चों, मध्यकालीन की यदि हम बात करें तो देखिए मध्यकालीन जो इतिहास है इसमें क्या आता है, राजवंश आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, सबसे पहली चीज तो आपको बस ये याद रखनी है कि राजवंश आती है। ये सारे जो अपने वंश थे, गोयल वंश है, सिसोदिया वंश है, और अपने इधर राठौड़ हैं या हम कहें चौहान है, ये सब वंश किस में आते हैं बच्चों, मध्यकालीन इतिहास में आते हैं। तो ये मध्यकालीन इतिहास, राजवंश आता है, साथ में इनकी पुस्तकें भी हम कह सकते हैं, या हम कला संस्कृति में इसको हम देखें तो इनके जो निर्माण थे, दुर्ग थे, ये सब किस में आते हैं बच्चों, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आते हैं। अपने इसमें देखिए आप, इसमें जो है महत्वपूर्ण, इसमें देखिए आधुनिक जो इतिहास है बच्चों, आधुनिक इतिहास में क्या आता है, आधुनिक इतिहास में हमारे सभी आंदोलन आते हैं। जैसे किसान आंदोलन हुआ, जैसे किसान आंदोलन हुआ, आपके जैसे 1857 की क्रांति हुई, जैसे आपके एकीकरण हुआ,
तो ये सब किस में आते हैं बच्चों, ये सब किस में आते हैं, ये आधुनिक इतिहास में आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आधुनिक इतिहास से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। आधुनिक इतिहास से प्रश्न इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि इनमें जो आंदोलन है, कैसे परिवर्तन आए, किस तरह लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ या हम कहें कि राजशाही जो तंत्र चल रहा था उसके खिलाफ आंदोलन करना प्रारंभ किया, और किस तरह एक लोकतंत्र हमारे देश में लागू हो गया, ये सब इसमें हमको पढ़ने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो पोर्शन है वो हमें आधुनिक इतिहास से देखने को मिलता है। फिर भी हम बिल्कुल जीरो से शुरू किया है हमने, तो बिल्कुल जीरो से ही पढ़ेंगे विद्यार्थियों। पशु परिचर की जो भर्ती है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिलेबस को क्लासीफाई नहीं किया है, सिलेबस का वर्गीकरण नहीं दिया है कि किस में से कितने प्रश्न आ सकते हैं या कौन कौन से चैप्टर में से वो प्रश्न पूछेगा। तो इसलिए इस बात को हम ध्यान में रखते हुए इतिहास का जो वर्गीकरण है इस तरीके से हमने पढ़ा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम प्राचीन इतिहास से शुरू करने वाले हैं बच्चों। चलिए देखिए, प्राचीन इतिहास से हम शुरू करने वाले हैं बच्चों। तो प्राचीन इतिहास से शुरू करने का मतलब है हम सीधे सीधे साथियों राजस्थान की विभिन्न जो सभ्यताएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं बच्चों। राजस्थान की विभिन्न सभ्यताओं को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं हम राजस्थान की विभिन्न सभ्यताएं। तो चलिए ये देखिए, राजस्थान की विभिन्न सभ्यताएं। राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं थी, वैसे बहुत सारी सभ्यताएं हैं, ये मैं आपको अंत में लिखाऊंगा कितनी सारी राजस्थान में सभ्यताएं हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर इतनी ये जो सभ्यताएं हैं इनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप नज़र घुमा लीजिए और आपकी कॉपी में लिख लीजिए राजस्थान की विभिन्न सभ्यताएं। देखिए साथियों, जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता जो है साथियों कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, हनुमानगढ़ में। आहड़ सभ्यता कहाँ है बच्चों, आहड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में। और गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है साथियों, नीम का थाना। नीम का थाना पहले सीकर में आता था बच्चों, अब नीम का थाना अलग हो गया है। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ है साथियों, नीम का थाना। ये जिले हैं साथियों, जिले में, ठीक है। बालाथल सभ्यता, आपकी जो बालाथल सभ्यता है साथियों कहाँ है, उदयपुर में। बालाथल कहाँ है बच्चों, उदयपुर में। और जो बैराट सभ्यता है आपकी, बैराट सभ्यता कहाँ है साथियों, जयपुर में। बैराट सभ्यता कहाँ है, जयपुर में। और गिलुंड सभ्यता कहाँ है साथियों, राजसमंद में। ये मैंने कुछ सभ्यताएं हैं जो मोस्टली इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। और कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है उसको आज हम शुरू करते हैं। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, आहड़ सभ्यता उदयपुर में आपके, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में, बालाथल जो सभ्यता है साथियों आपकी, बालाथल सभ्यता उदयपुर में, बैराट सभ्यता जयपुर में, और गिलुंड जो सभ्यता है साथियों राजसमंद में देखने को मिलती है। चलिए देखिए आगे चलते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कालीबंगा सभ्यता। क्या पढ़ेंगे, कालीबंगा सभ्यता। आप बढ़िया कॉपी पेन लेकर बैठिए, अच्छे से हिस्ट्री के जो है नोट्स बनाइए बच्चों, ताकि क्या है आपको बाद में दिक्कत ना आए रिवीजन के टाइम पे। रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए, अच्छे से नोट्स बनाइए। मैं आपको इतिहास, संपूर्ण इतिहास पढ़ाने वाला हूं बच्चों। बिल्कुल जीरो से मैंने आपको शुरुआत की है, जहां से इतिहास का अर्थ शुरू होता है, जहां से इतिहास का वर्गीकरण शुरू होता है, हमने वहां से शुरुआत की है साथियों। तो मैं आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल देने वाला हूँ, अच्छे से अच्छे कंटेंट देने वाला हूँ साथियों। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कालीबंगा सभ्यता हम शुरू करने वाले हैं बच्चों। देखिए कालीबंगा सभ्यता से सर्वाधिक प्रश्न यदि किसी सभ्यता से पूछे गए हैं अभी तक तो वो है कालीबंगा सभ्यता। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, कालीबंगा सभ्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए पूछा क्या गया है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है बच्चों, तो सबसे पहली बात कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। कहाँ है बच्चों, कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है बच्चों, हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता की स्थिति, कालीबंगा सभ्यता की स्थिति देखिए, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता जो है बच्चों घग्गर नदी के कहां स्थित है साथियों, बाएं तट पर स्थित है। घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। देखिए इसकी खोज सन 1952 में, सन 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई।
ऐसे कि ऐसे आप पॉइंट्स लिखिए। इनमें से मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, और पुराने जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सर्वाधिक प्रश्न कालीबंगा से आते हैं। तो जो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ में भी घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है विद्यार्थियों। ये पूछा गया है प्रश्न, घग्गर नदी के कौन से तट पर स्थित है, दाएं पर या बाएं पर? बाएं तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। खोज किसने की साथियों? खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी साथियों। देखिए अर्थ, कालीबंगा का अर्थ होता है साथियों काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा जो शब्द है इसका अर्थ होता है बच्चों काले रंग की चूड़ियां। एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं हम। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। देखिए उत्खनन, कालीबंगा का जो उत्खनन है बच्चों, उत्खनन का जो कार्य है 1961 में प्रारंभ हुआ था। कालीबंगा के उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था बच्चों? 1961 में प्रारंभ हुआ था और 1969 तक चला था। कालीबंगा के उत्खनन का कार्य 1961 में प्रारंभ हुआ था और 1969 तक चला था, यह आपको याद रखना है। देखिए उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता में आपको याद रखना है बीवी लाल वी के थापर, एम जी खरे, इत्यादि। ये मुख्य उत्खननकर्ता हैं बच्चों कालीबंगा सभ्यता के। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की बच्चों। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। और उत्खनन का कार्य किसने किया? बीबी लाल बी के थापर और एम जी खरे ने। बीबी लाल, बी के थापर और एम जी खरे ने, यह आपको याद रखना है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगा के आप लिखिए। कालीबंगा जो सभ्यता है यानी अमलानंद घोष से पहले एक व्यक्ति है साथियों टेस्सीटोरी। क्या नाम है बच्चों? टेस्सीटोरी। यानी हम ये कहें कि अमलानंद घोष से पहले टेस्सीटोरी ने इस स्थल को देखा था। किस स्थल को देखा था बच्चों? कालीबंगा सभ्यता को देखा था। कालीबंगा के जो स्थल है, जो टीले हैं, उनको देखा था। किसने देखा था? टेस्सीटोरी ने। और उन्होंने ये कहा था कि ये एक प्रागैतिहासिक, क्या कहा था? प्रागैतिहासिक स्थल है। ये क्या है? प्राग ऐतिहासिक स्थल है, ये उन्होंने कहा था। यानी हम ये कहें कि ये एक प्राचीन स्थल है। तो देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है अमलानंद घोष से पहले किसने देखा था? इसको टेस्सीटोरी महोदय ने देखा था। और उन्होंने क्या कहा था कि ये एक ऐतिहासिक स्थल है, या हम कहीं प्रागैतिहासिक स्थल है। ये आपको याद रखना है बच्चों, ये आपको याद रखना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए कालीबंगा सभ्यता एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है बच्चों। सन 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी क्या है? खोज की थी बच्चों। और साथ में इसका अर्थ होता है बच्चों काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां किसका अर्थ है? कालीबंगा सभ्यता का। उत्खननकर्ता में कौन कौन आते हैं? बीबी लाल, बी के थापर और एम जी खरे। साथ में एक और आप नाम लिखना चाहें तो नाम है जगपति जोशी। जगपति जोशी, जगपति जोशी। एक और नाम है यदि आप लिखना चाहें जगपति जोशी, ये भी आप याद रखना। तो बीबी लाल, बी के थापर, एम जी खरे और जगपति जोशी, इन्होंने क्या किया? उत्खनन का कार्य यहाँ पे किया। लेकिन जो कालीबंगा सभ्यता है अमलानंद घोष से पहले टेस्सीटोरी महोदय ने इसको क्या कहा था? एक प्राचीन स्थल कहा था। यह आपको याद रखना है। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए बच्चों, यदि नहीं लिया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम। हाँ चलिए देखिए अब महत्वपूर्ण बात आती है आपकी कालीबंगा की विशेषताएं। सबसे पहली चीज तो आपको जो है प्रश्न इस जो है पेज है, ये जो पेज है इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा सामान्य रूप से कि आप कालीबंगा की खोज किसने की, या सम्मिलित कीजिए। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, कौन सी सभ्यता की खोज किसने की या कौन सी सभ्यता कहाँ, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो इस पेज में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण पेज आपका जो होता है वो है कालीबंगा की विशेषताएं। बच्चों
विशेषताओं का महत्वपूर्ण पेज है। तो चलिए हम कालीबंगा सभ्यता की एक एक विशेषता पर चर्चा करते हैं। देखिए पहली विशेषता आप देखिए, कालीबंगा जो सभ्यता है बच्चों, इसकी पहली विशेषता आप देखिए, यह नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है बच्चों? नगरीय सभ्यता है। इसकी विशेषता है ये कि यह क्या है बच्चों? नगरीय सभ्यता है। यह आपको याद रखना है, यह नगरीय सभ्यता है। दूसरी विशेषता आप देखिए, यह व्यापार प्रधान सभ्यता है। यह कैसी है बच्चों? व्यापार प्रधान सभ्यता है। या है की जगह आप यहां लिखिए बच्चों थी, ताकि क्या अपन पास्ट की बात कर रहे हैं ना। यह व्यापार प्रधान सभ्यता थी, अर्थात यहाँ पे साथियों एक मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसकी मोहर मिली है। आगे हम लिखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे उसको। तो ये व्यापार प्रधान सभ्यता इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ लेन देन या हम कहें व्यापार जो है संचालित था। तो यह एक नगरीय सभ्यता है, यह व्यापार प्रधान सभ्यता है। आप तीसरा पॉइंट लिखिए बच्चों। तीसरा पॉइंट आप देखिए कि यह साक्षर सभ्यता है या थी। यह साक्षर सभ्यता थी। यह साक्षर सभ्यता थी, यानी यहाँ पढ़े लिखे लोग थे बच्चों। यहाँ कैसे लोग थे? पढ़े लिखे लोग थे। यह साक्षर सभ्यता थी। अगला पॉइंट है हमारा, यह ताम्रकांस्य, यह सभ्यता ताम्रकांस्य सभ्यता थी। अगला पॉइंट हमारा, यह मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। अब देखिए एक बार मैं आपको इनको समझाता हूं। देखो बच्चों, कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। अक्सर हम प्रश्न देखते हैं विशेषताओं में से। किसी भी सभ्यता की विशेषता महत्वपूर्ण होती है, आप जानते हो। देखिए कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं में यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब इसमें सुनियोजित नगर था बच्चों। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें एक अच्छा नगर था। तो यह एक नगरीय सभ्यता है। यह व्यापार प्रधान सभ्यता है बच्चों, व्यापार प्रधान सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है बच्चों? कालीबंगा सभ्यता में व्यापार चलता था, तो व्यापार प्रधान सभ्यता है। यह साक्षर सभ्यता थी, साक्षर सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता साक्षर सभ्यता थी। और यह ताम्रकांस्य सभ्यता थी। ताम्रकांस्य सभ्यता भी कौन सी सभ्यता है बच्चों? कालीबंगा सभ्यता है। और यह मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। मातृसत्तात्मक क्या होता है विद्यार्थियों? मातृसत्तात्मक होता है जहां माता की चलती हो। देखिए जो भारत है उसमें दो तरह की हम कहें परिवार हैं, दो तरह के परिवार हैं, या दो तरह का कोई भी सभ्यता है, कोई भी संस्कृति है, कोई भी धर्म है, दो तरह का होता है। एक होता है बच्चों पितृसत्तात्मक, एक कौन सा होता है? पितृसत्तात्मक। और एक कौन सा होता है बच्चों? मातृसत्तात्मक। एक कौन सा होता है? मातृसत्तात्मक। देखिए दोनों में अंतर क्या है? मातृसत्तात्मक जो परिवार होगा या जो संस्कृति होगी या जो सभ्यता होगी उसमें माता का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अर्थात हम ये कहें कि माता के द्वारा ही पूरे परिवार का नियोजन किया जाता है, माता के द्वारा ही पूरा परिवार का जो है शक्ति, पूरे परिवार की शक्ति माता के हाथ में ही होती है। पितृसत्तात्मक जो सरकार होती है या पितृसत्तात्मक जो परिवार होता है बच्चों, या पितृसत्तात्मक जो सभ्यता होती है उसमें पूरी शक्ति होती है जो घर की, वो पिता के पास होती है। अर्थात कुछ भी निर्णय लेना या कुछ भी कार्य करना किसके पास होता है? पिता के पास। जबकि मातृसत्तात्मक में किसके पास होता है? माता के पास। दक्षिण जो भारत है हमारा, उसमें हमें मातृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं। और हमारे जो उत्तरी भारत है या मध्य भारत है, हम ये कहें इसमें कौन से परिवार है? पितृसत्तात्मक परिवार है। हमारे सबके परिवार या हम कहें कि हमारी सबकी संस्कृति कैसी है? पितृसत्तात्मक संस्कृति है। ठीक है, तो ये मातृसत्तात्मक जो है सभ्यता थी, ये संभवतः मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, ये आपको याद रखना है। तो ये कालीबंगा की बच्चों विशेषताएं हुई। कालीबंगा की क्या है बच्चों? ये विशेषताएं हुई। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों आप, ताकि हम आगे बढ़ें। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों ताकि हम आगे बढ़ें। यह एक नगरीय सभ्यता है, व्यापार प्रधान सभ्यता है, साक्षर सभ्यता है, ताम्रकांस्य सभ्यता है और मातृसत्तात्मक जो है सभ्यता है। चलिए आगे चलते हम। देखिए कालीबंगा सभ्यता पर जो उत्खनन है बच्चों, 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है।
कालीबंगा सभ्यता पर कितने स्तरीय उत्खनन हुआ है, एक बार आप इसको, चलिए हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हमने इसकी विशेषताएं पढ़ ली, इसके बाद हम एक और चीज पढ़ते हैं, प्राप्त सामग्री। पहले हम प्राप्त सामग्री पढ़ लेते हैं, ताकि ये जो 3 पेज हैं आपके, जो 3 पोर्शन है आपके, वो आपको एक ही उसमें कंसेप्ट में आपको समझ में आ जाए। फिर हम जो है बाकी इसके और है इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्राप्त सामग्री पढ़ते हैं हम सबसे पहले कालीबंगा में। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता का ये जो फर्स्ट पेज है, इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। कौन उत्खनन करता था, किसने खोज की, कहाँ स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, इससे पहले किसने इस सभ्यता को देखा था, और ये सब जो चीज़ें हैं, कब उत्खनन हुआ, ये सब चीज़ें हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ से आपको प्रश्न एक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको दूसरा प्रश्न जो है देखने को मिल सकता है, इसके अलावा वो देखने को मिल सकता है बच्चों, कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी विशेषताओं में से क्या ये साक्षर सभ्यता थी, बिल्कुल साक्षर सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये ताम्र कांस्य योग्य जो है सभ्यता थी, ये मात्र सत्तात्मक जो है सभ्यता थी। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, अब जो है प्राप्त सामग्री कालीबंगा सभ्यता की जो है क्या क्या इसमें मिला, एक महत्वपूर्ण चार्ट बनाया है मैंने। आगे बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या मिला, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो चार्ट बनाया है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए, उसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये जो 3 पेज मैंने लिखाए हैं, यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिया है। उसके बाद हम आगे का जो भी पोर्शन है उसको पढ़ेंगे इसके। देखिए, प्राप्त सामग्री, प्राप्त सामग्री में सबसे इंपॉर्टेंट है ये जुते हुए खेत के जो है अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के क्या मिले हैं बच्चों, अवशेष मिले हैं। अर्थात हम ये कहें कि यहाँ क्या होती थी बच्चों, खेती होती थी। कालीबंगा सभ्यता में क्या होती थी, खेती होती थी। जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जैसे सरसों या चना के। किसके मिले हैं बच्चों, सरसों और चना के मिले हैं। ऊंट की हड्डियां मिली हैं। कालीबंगा सभ्यता में बच्चों ऊंट की हड्डियां मिली हैं। कालीबंगा सभ्यता में किसकी हड्डियां मिली हैं, ऊंट की हड्डियां मिली हैं। ग्रिड पैटर्न पर हस्तरेखाएं मिली हैं। ग्रिड पैटर्न पर क्या मिली है बच्चों, हस्तरेखाएं मिली हैं। कालीबंगा सभ्यता में ग्रिड पैटर्न पर हस्तरेखाएं मिली हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है बच्चों। कालीबंगा सभ्यता से क्या प्राप्त हुई है, एक मोहर प्राप्त हुई है, जो किससे, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसके मोहर है। मतलब मेसोपोटामिया से कालीबंगा सभ्यता का क्या था, व्यापार था, इस बात की पुष्टि करती है ये मोहर। तो कालीबंगा सभ्यता से एक मोहर प्राप्त हुई है, बेलनाकार मोहर है साथियों, जो किससे, कौन सी सभ्यता से मिलती है, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है बच्चों विश्व की, उससे उसकी ये मोहर है। ये आपको याद रखना है। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम में चुनाई या हम कहें निर्माण का कार्य किया गया है। जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता में इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम क्या होता है बच्चों, जो हमारी ईंट की चुनाई होती है, आपने देखा होगा, एक ईंट के ऊपर ऐसे आधी ईंट पर दूसरी ईंट, उसके आधी पर दूसरी ईंट, मतलब इस तरह से लॉक करके जो सिस्टम चलता है, लॉक करके जो चुनाई होती है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड सिस्टम बोलते हैं, बॉन्ड सिस्टम बोलते हैं। और कहाँ का है ये, इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है। तो इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम में किसका निर्माण देखने को मिलता है हमें, कालीबंगा सभ्यता में हमें नालियों का निर्माण देखने को मिलता है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो एक बार ये जो प्राप्त सामग्री थी मैंने आपको एक चार्ट पर लिखने का साथियों प्रयास किया है, बाकी हम इन सबको आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ताकि हम आगे बढ़ें। ये 3 पेज मैंने यहाँ से आपको इसलिए लिए हैं अलग से, ताकि आपके कन्फ्यूजन ना हो। आगे हम इसके सारे जो है कंसेप्ट उनको पढ़ने वाले हैं। प्राप्त सामग्री, जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, सरसों और चना, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, ग्रिड पैटर्न है आपका उस पर हस्तरेखाएं मिली हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक बेलनाकार मोहर मिली है जो मेसोपोटामिया सभ्यता की है, और इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम में चुनाई या निर्माण का कार्य किया गया था कालीबंगा सभ्यता में। यह आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, अब आते हैं हमारे उत्खनन पर। देखिए, कालीबंगा जो सभ्यता है बच्चों, इसमें 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है। कितने स्तरीय हुआ है, 5 स्तरीय। 5 स्तरीय का अर्थ होता है बच्चों 5, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, ऐसे 2 टीले थे, इन 2 टीलों पर 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है। मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा किस तरह इसका उत्खनन हुआ है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कालीबंगा सभ्यता का 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है। उत्खनन किसने किया है, बीबी लाल, बीके थापर, एमजी खरे, जगपति जोशी एंड टीम, इन्होंने क्या किया है बच्चों, उत्खनन का कार्य किया है। तो कालीबंगा सभ्यता का 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है, जो निम्न प्रकार है। अब देखिए आप कैसे उत्खनन हुआ है, एक बार समझिए।
जो प्रथम 3 उत्खनन हुए थे बच्चों, प्रथम 3 उत्खनन हुए थे, उनमें कौन सी कालीबंगा निकली? विकसित कालीबंगा निकली। कौन सी कालीबंगा निकली बच्चों? विकसित कालीबंगा निकली। या हम ये कहें कि ये एक अच्छी, मतलब हम ये कहें सुनियोजित नगर मिला। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो विकसित कालीबंगा कैसे निकली। आज आप किसी जमीन को अभी आप खोदिए, अचानक से किसी भी जमीन को आप खोदिए, तो जब आप खोदोगे तो आप देखोगे कि 5 फीट और 10 फीट के बीच में आपको जो मिट्टी मिलेगी वो मिट्टी ऐसी लगेगी कि नवीन हो, मतलब अभी अभी जमी हो, या 2, 5, 10 साल या 20 साल के अंतर्गत वो मिट्टी वहां जमी हो। तो इस तरह से मतलब विकसित कालीबंगा प्रथम चरण में, प्रथम जो 3 चरण थे, 5 स्तरीय खुदाई हुई है बच्चों, लेकिन प्रथम 3 में कौन सी मिली है? विकसित कालीबंगा। ऐसा लग रहा था कि ये लोग जीवन जीने के तरीके पूर्ण रूप से सीख चुके थे, मतलब विकसित हो चुके थे, ऐसा लग रहा था इनके मकानों को देखकर, इनके रहन सहन को देखकर, और इनके साथ जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उन सबको देखकर ऐसा लगा कि ये क्या है? विकसित हो चुके थे, ये लोग पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे। तो प्रथम 3 जो चरण थे, प्रथम 3 जो स्तर थे, उनकी खुदाई में कौन सी बंगा प्राप्त हुई है? कालीबंगा में विकसित कालीबंगा प्राप्त हुई है। जबकि अंतिम 2 थे, 4 और 5, उनमें प्राक कालीबंगा प्राप्त हुई है। प्राक कालीबंगा मतलब मिट्टी के घर थे, पूर्ण मिट्टी के घर, छोटे छोटे, साथ में मिट्टी की दीवारें थीं, साथ में मिट्टी के ही सारे बर्तन थे। अर्थात हम कहें कि प्राचीन कालीबंगा कौन से स्तरों में प्राप्त हुई थी? 3 व 4 में। कौन से स्तर की खुदाई में? 3 व 4 में, मतलब अंत तल में सबसे नीचे कौन सी कालीबंगा थी? प्राक कालीबंगा। उसके ऊपर अच्छे ढंग से सुनियोजित नगर मिला था। या हम कहें विकसित कालीबंगा कौन से चरण में थी? 1, 2, 3 में। यह आपको याद रखना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। बस आपको क्या याद रखना है बच्चों? इसमें आपको ये याद रखना है कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसका 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है। 5 स्तरीय वहां पे उत्खनन का कार्य किया गया है, जिसमें 5 स्तरों में से प्रथम 3 स्तरों में विकसित कालीबंगा प्राप्त होती है, और अंतिम 2 जो उत्खनन है, अंतिम 2 चरण हैं, उनमें प्राक कालीबंगा प्राप्त होती है। चलिए अब देखिए, अब चलते हैं हम महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। यह आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आप लिखिए यहाँ, ये जो आपने लिखा है, ये जो आपने उतारे हैं आपके रजिस्टर में, उसके नीचे से एरो लगा के आपको लिखना है, उसके नीचे से आपको एरो लगा कर लिखना है। तो मैं अगले पेज पर लिखूंगा, इसलिए आप इसके नीचे ही लिखना। क्या लिखना है हमको? ये लिखना है हमको, कालीबंगा सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में 5 स्तरीय, या ऐसे लिखिए, कालीबंगा सभ्यता में 2 टीलों पर, 2 टीलों पर 5 स्तरीय, 5 स्तरीय उत्खनन किया गया। इसको समझिए आप, ये क्या कहना चाह रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि कालीबंगा में कितने स्तर का उत्खनन हुआ? 5 स्तर पर उत्खनन हुआ, लेकिन कितने टीलों पर हुआ? 2 टीलों पर उत्खनन हुआ। तो कालीबंगा में जो है बच्चों 2 टीलों पर 5 स्तरीय उत्खनन का कार्य किया गया, जिसमें से आगे लिखिए, इसमें प्रथम 3 स्तर में, प्रथम 3 स्तर में विकसित कालीबंगा, विकसित कालीबंगा तथा अंतिम 2 स्तर में, तथा अंतिम 2 स्तर में प्राक या प्राचीन कालीबंगा प्राप्त हुई। देखिए अब ये वही बात हो गई जो हमने उस चार्ट में समझी थी।
जब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कालीबंगा सभ्यता पर 2 टीलों में 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है। 2 टीलों पर खुदाई हुई थी बच्चों, और कितने स्तर में हुई थी? 5 स्तर में हुई थी। इसमें से प्रथम 3 जो स्तर थे उनमें विकसित कालीबंगा हमको प्राप्त हुई है बच्चों। कैसी कालीबंगा? विकसित। जबकि अंतिम 2 जो स्तर थे उनमें हमें प्राक कालीबंगा या हम कहें प्राचीन जो कालीबंगा है उसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, एक और आप लाइन लिखिए इसमें, विकसित जो कालीबंगा प्राप्त हुई थी, विकसित कालीबंगा से सुनियोजित ऐसे लिख लो, सुनियोजित नगर प्राप्त हुआ। मतलब मैंने अभी आपको समझाया है कि जो विकसित कालीबंगा थी प्रथम 3 चरणों वाली, उससे एक सुनियोजित नगर प्राप्त हुआ। सुनियोजित का अर्थ होता है बच्चों एक सही ढंग से व्यवस्थित एक नगर प्राप्त हुआ, या हम कहें एक बस्ती प्राप्त हुई। तो आपको ये याद रखना है कि कालीबंगा पर 5 स्तरीय उत्खनन हुआ है। 5 स्तरीय उत्खनन में प्रथम जो 3 स्तर के थे उनमें विकसित कालीबंगा प्राप्त हुई है। विकसित कालीबंगा मतलब एक आधुनिक युग से जुड़ी हुई कालीबंगा हमको मिली है प्रथम 3 चरणों में, प्रथम 3 जो है स्तरों में। और अंतिम जो स्तर थे बच्चों, अंतिम जो स्तर थे उनमें हमें कैसी कालीबंगा देखने को मिलती है बच्चों? प्राक कालीबंगा, या हम कहें कि प्राचीन जो कालीबंगा थी, पूर्ण गरीब, या हम कहें पूर्ण रूप से अननोन, या वो कुछ नहीं जानते हो, इस तरह की हमें कालीबंगा देखने को मिली है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए बच्चों, अब जो 2 टीलों पर उत्खनन हुआ, तो हेडिंग डालिए आप, उत्खनन कार्य। हेडिंग क्या डालनी है बच्चों? उत्खनन कार्य। मैंने अभी आपको लिखा है 2 टीलों पर उत्खनन हुआ। कौन कौन से टीले हैं उनका नाम भी हम लिखना है, उनको भी हमको पढ़ना है। उत्खनन कार्य 5 स्तरीय उत्खनन हुआ, 2 टीलों पर उत्खनन हुआ। तो लिखना है आपको 2 टीलों पर उत्खनन। उत्खनन का कार्य कितने टीलों पर हुआ बच्चों? 2 टीलों पर हुआ। कितने टीलों पर हुआ? 2 टीलों पर हुआ। कौन कौन से टीलों हैं? उत्खनन कार्य 2 टीलों पर उत्खनन हुआ। पहला टीला है आपका पश्चिमी टीला। पहला कौन सा टीला है बच्चों? पश्चिमी टीला। उत्खनन का जो कार्य है 2 टीलों पर उत्खनन का कार्य हुआ है। पहला टीला है आपका पश्चिमी टीला, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी जो टीला है वो क्या है बच्चों? पश्चिमी टीले को दुर्ग या कोट या गढ़ी के नाम से जाना जाता है। यह आपको याद रखना है। पश्चिमी जो टीला है जिस पर उत्खनन किया गया था उसे दुर्ग, कोट या गढ़ी के नाम से जाना जाता है। यह आपको याद रखना है। इसमें और लिखना है आपको, पश्चिमी टीले पर संभ्रांत वर्ग का निवास था। देखिए आप ये समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए उत्खनन का जो कार्य है बच्चों, कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन 2 टीलों पर किया गया है। एक है पश्चिमी टीला, एक पढ़ेंगे हम पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला, जो पश्चिमी टीला है उसको दुर्ग कहते हैं, या हम कहें कोट कहते हैं, या गढ़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी टीला को किस नाम से जाना जाता है? दुर्ग, कोट या गढ़ी के नाम से जाना जाता है। और जो है इस पर किसका निवास था बच्चों? संभ्रांत वर्ग। संभ्रांत वर्ग मतलब ये जब कालीबंगा सभ्यता थी तब हो सकता है कि उच्च वर्ग होता होगा। संभ्रांत वर्ग मतलब उच्च वर्ग। तो इस टीले पर, पश्चिमी टीले पर किसका निवास था? संभ्रांत वर्ग का निवास था। अब आप ऐसे सोचिए कि हम जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं या हम किसी राजा के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राजा किले में रहता था,
या किसी दुर्ग में या किसी गढ़ी पर ऊंचाई स्थान पर अलग रहता था, जबकि पूरा जो नगर था वो अलग जगह पर रहता था। पूरा नगर जो था वो निचले स्तर पर रहता था, पूरा नगर जो था वो राजा से दूर रहता था। तो अर्थात ये कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ है वो ऐसे इसी तरह मिला है हमको कालीबंगा के उत्खनन में कि एक टीला है जिसका नाम है पश्चिमी टीला। बच्चों, ये जो पश्चिमी टीला है इसको दुर्ग कहते हैं, इसको टीला कहते हैं, इसको कोट कहते हैं, इसको गढ़ी कहते हैं, पश्चिमी टीला को। और इस जो पश्चिमी टीला है बच्चों, इस पर किसका निवास स्थान था? संभ्रांत वर्ग का, मतलब उच्च वर्ग का, या हम ये कहें कि राजा का हो सकता है। किसका होता होगा? यहाँ शायद राजा रहता होगा ऊंचे टीले पर, या हम कहें पश्चिमी टीले पर। दूसरा जो टीला है बच्चों, इस पर दूसरा जो टीला है उसको कहते हैं पूर्वी टीला। उसका क्या नाम है बच्चों? पूर्वी टीला। अब पूर्वी टीला के बारे में पढ़िए आप। पश्चिमी टीला आपने देखा गढ़ी, दुर्ग, कोट, इसके नाम से इसको जाना जाता है। जबकि जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीला को तो इसमें लिखना है इसे नगर टीला या निचला टीला के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। यहां आमजन का निवास था। ये आपको याद रखना है बच्चों, ये आपको याद रखना है। देखिए, आप देखिए, आप यहां कालीबंगा में 5 स्तरीय उत्खनन का कार्य किया गया है। 2 टीलों पर उत्खनन का कार्य किया गया है, जिसमें से प्रथम टीला जो प्राप्त होता है वो पश्चिमी टीला है। अर्थात जो पश्चिमी टीला है बच्चों, उसको कोट, गढ़ी या दुर्ग के नाम से जाना जाता है। हो सकता है यहाँ किसी राजा महाराजा का निवास हो, किसी वहाँ के महान व्यक्तित्व का निवास हो, या हम कहें कि संभ्रांत वर्ग का यहाँ पे क्या हो बच्चों? निवास हो। जो इसके अलावा जो दूसरा टीला मिला है उसको पूर्वी टीला कहते हैं। पूर्वी टीला जो मिला है साथियों, इसे नगर टीला, निचले टीले का नाम दिया गया है। यहाँ पे जो है आमजन का या जो है जनता है उसका निवास था। ये आपको याद रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चलें। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों ताकि हम आगे चलें। चलिए देखिए, एक बार मैं आपको समझाऊं, आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। टीले आप देखिए, ये आपका है पश्चिमी टीला। ये क्या है बच्चों? पश्चिमी टीला। ये आपका इधर बना देता हूं मैं पूर्वी टीला। ये क्या है बच्चों? पूर्वी टीला। ऐसे कि ऐसे आप कॉपी में बना लेना ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम इन दोनों टीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। 5 स्तरीय खुदाई हुई है 2 टीलों पर। ये दोनों ही टीले हैं जिन पर खुदाई हुई है। क्या क्या मिला है मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया है, लेकिन इसमें अंदर जो भी और बच रहा है उन सबको हम पढ़ेंगे। देखिए, पश्चिमी जो टीला है, यहाँ पर पश्चिमी टीले पर किसका निवास था बच्चों? संभ्रांत वर्ग का। किसका निवास था? संभ्रांत वर्ग का, या हम ये कहें कि उच्च वर्ग का। किसका निवास था बच्चों? उच्च वर्ग का निवास था। और जो पूर्वी टीला है इसका ये नगर टीला इसको कहते हैं, निचला टीला इसको कहते हैं, और इस पर आमजन का निवास था। आमजन मतलब हम ये कह सकते हैं कि जनता का निवास था। इस पर किसका निवास था बच्चों? जनता का निवास था। यह आपको याद रखना है। अब हम आगे इन सब में लिखेंगे कि जो पश्चिमी टीला है इसके चारों तरफ एक दीवार बनाई गई है जो मिट्टी की बनी है। ठीक ऐसे ही पूर्वी टीला है, इसके भी चारों तरफ एक दीवार बनाई गई है जो किसकी बनी है बच्चों? मिट्टी की बनी है। पश्चिमी जो टीला है इसमें एक दीवार बीच में से बनाई गई है जो पश्चिम से पूरब की ओर है। पश्चिमी टीले में एक दीवार बिल्कुल सेंटर से बनाई गई है, कच्ची, उसकी मिट्टी की, जो कहाँ से बच्चों? पश्चिम से लेकर के पूरब तक पहुंच जा रही है, पूरब तक पहुंची है। ये जो दीवार बनाई गई है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो उच्च वर्ग है उसने इस गढ़ी को या इस कोट को बांटने का प्रयास किया है। कैसे बांटने का? एक तरफ संभ्रांत जो वर्ग है उसका निवास स्थान बनाया है, वहीं दूसरी तरफ हमको देखने को मिलती हैं 7 यज्ञ वेदिकाएं। साथ में
पूजा का स्थल, साथ में सभादान, अर्थात हम ये कहें कि एक तरफ इसमें पूजा व्यक्तियों के निवास का स्थान है और वहीं दूसरी तरफ इसमें क्या है, यक्ष वेदिका है, पूजा का स्थान है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। जो पश्चिमी टीला है बच्चों, इसमें हर दिशा में क्या बनाया गया है, दरवाजा। हर दिशा में क्या बनाया गया है, दरवाजा। चारों तरफ सुरक्षा दीवार है, हर दिशा में क्या बनवाया गया है, दरवाजा बनाया गया है। लेकिन जो इसका दक्षिणी दरवाजा है, दक्षिणी दरवाजा मतलब ये वाला जो इसका दक्षिणी दरवाजा है, यहाँ पे संरक्षक कक्ष बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं बच्चों, संरक्षक कक्ष। संरक्षक कक्ष होते हैं कि जब भी कोई इस गली में प्रवेश करेगा तो उसकी पूछताछ होगी। तो ये संरक्षक कक्ष, या हो सकता है इस गली की रक्षा के लिए यहाँ क्या बनाए गए हैं, संरक्षक कक्ष बनाए गए हैं। तो इन सब से ये प्रतीत होता है कि हो सकता है यहाँ कोई राजा रहता हो, या संभ्रांत वर्ग रहता हो, या उच्च वर्ग रहता हो, जो इन सब लोग हैं, आमजन हैं, उन सब से अलग है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो 2 टीले मिले हैं कालीबंगा में 5 स्तरीय खुदाई में। पहला टीला पश्चिमी टीला, दूसरा टीला पूर्वी टीला। इसी तरह से आप बना लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो पश्चिमी टीला है, ऊपर आप इसमें लिख दीजिए संभ्रांत वर्ग निवास, यहाँ लिख दीजिए आप तो सिर्फ निवास। निवास से आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या होता था, संभ्रांत वर्ग का शायद निवास स्थान है, मतलब मकान घर बने हुए हैं उच्च वर्ग के। जबकि नीचे क्या है, नीचे क्या है आपके लिए, यज्ञ वेदिका या पूजा स्थल, ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है, पूजा पाठ स्थल, ये आपको लिखना है। दूसरी तरफ इसमें देखिए आप, जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीला में जो घर बनाए गए हैं या नगर बनाया गया है, वो बिल्कुल समकोण पर काटते हुए बनाया गया है बच्चों। कैसे बनाया गया है, बिल्कुल समकोण पर काटते हुए बनाया गया है। मतलब आज जैसे हम नगर बसाते हैं किसी सिटी में, बिल्कुल ऐसे ही नगर कालीबंगा में हमको देखने को मिले हैं। कैसे, समकोण पर। जैसे इस घर है, इसका दरवाजा इस गली में निकलेगा, समकोण पर काटती हुई सड़कें बनाई गई हैं, समकोण पर काटते हुए घर बनाए गए हैं। मतलब पूर्ण सुनियोजित ढंग से इसको बनाया गया है। ये दोनों मिले थे प्रथम 3 चरण में, आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो पूर्वी टीला आमजन का निवास स्थल। एक बार आप इसको बना लीजिए बच्चों, एक बार आप इसको क्या है, बना लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये संरक्षक कक्ष है, यहां आप चाहे तो लिख सकते हैं संरक्षक कक्ष, ठीक है। ये दोनों, इसमें आप लिख दीजिए नगर, ठीक है। एक बार इसको बना लीजिए आप ताकि कॉपी में आपको कभी कंफ्यूजन ना हो बस। एक बार बना लीजिए सभी बच्चे। चलिए अब डालिए आप जो पश्चिमी टीला है, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों। तो आप डालिए पश्चिमी टीला या गढ़ी क्षेत्र, हेडिंग डालिए आप पश्चिमी टीला या गढ़ी क्षेत्र, पश्चिमी टीला या गढ़ी क्षेत्र, आप हेडिंग डालिए। जल्दी से थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए, जल्दी ताकि दिक्कत ना आए। देखिए पश्चिमी टीला या गढ़ी क्षेत्र, उसको हम पढ़ रहे हैं। फिर हम पूर्वी टीला के बारे में थोड़ा सा, पूर्वी टीला के बारे में भी हम लिखेंगे। देखिए गढ़ी जो क्षेत्र है, गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। तो हमको ये लिखते चलना है बच्चों, ऐसा ही नहीं है कि पूछा जाता है। तो इसमें लिखना है गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए, गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में, मैंने अभी आपको समझाया था उसमें, इसलिए तो मैंने ऊपर आपको चित्र बनवाया है। चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। गढ़ी क्षेत्र के चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, ये आपको लिखना है। तथा आगे लिखते चलो, तथा दक्षिण प्रवेश द्वार पर, मैंने अभी आपको समझाया था, दक्षिण प्रवेश द्वार पर 2 संरक्षक कक्ष बनाए गए हैं।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गढ़ी जो क्षेत्र है या पश्चिमी टीला है, हम उसको अंदर डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो जो गढ़ी जो क्षेत्र है उसके चारों तरफ प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। एक बार देख लीजिए आप, ये रहा गढ़ी, ये जो गढ़ी क्षेत्र है, ये जो टीला क्षेत्र है या जो कोट क्षेत्र है, इसमें चारों तरफ तो क्या बनाए गए हैं, प्रवेश द्वार। लेकिन जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है उस पर 2 संरक्षक कक्ष बनाए गए हैं। तो 2 संरक्षक कक्ष बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अगली लाइन है हमारी, अगला पॉइंट है, गढ़ी से, या ऐसे लिखना, गढ़ी में पश्चिम से पूरब की ओर, गढ़ी में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर मिट्टी की दीवार बनाई गई है। मिट्टी की दीवार बनाई गई है, यह आपको याद रखना है। तो गढ़ी में पश्चिम से पूरब की ओर क्या बनाई गई है, मिट्टी की एक दीवार बनाई गई है। ठीक है, आगे लिखना, इस तरह की दीवार, इस तरह की दीवार किसी अन्य सभ्यता में नहीं मिलती, किसी अन्य सभ्यता में नहीं मिली, में नहीं मिली, यह आपको याद रखना है। तो देखिए, जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला में गढ़ी के चारों ओर दरवाजे बनाए गए हैं, द्वार बनाए गए हैं। लेकिन जो दक्षिण दरवाजा है, दक्षिण दरवाजा जो है उस पर 2 आरक्षक कक्ष बनाए गए हैं। इसका अर्थ है कि जो दक्षिण दरवाजा था गढ़ी का, वो मुख्य प्रवेश द्वार था। क्या था बच्चों, मुख्य प्रवेश द्वार था। यह इसका अर्थ निकलता है। गढ़ी के पश्चिम से पूरब की ओर एक मिट्टी की दीवार बनाई गई है बीच में से, मैंने आपको बताया था, ये बता रखा मैंने, एक मिट्टी की दीवार बना रखी है बीच में से, जो किसी भी अन्य सभ्यता में हमें देखने को नहीं मिलती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम 2 पॉइंट हो गए हमारे, तीसरा पॉइंट लिखते हैं हम। गढ़ी की चुनाई कच्ची ईंटों से की गई है, कच्ची ईंटों से की गई है, की गई थी लगाते चलना यार, की गई थी। गली की चुनाई किससे की गई है बच्चों, कच्ची ईंटों से की गई थी। साथ में अगला पॉइंट लिखना आप, गली की दीवार पर, गली की दीवारों पर बुर्ज बनाए गए थे, गली की दीवारों पर क्या बनाए गए थे बच्चों, गली की दीवारों पर बुर्ज बनाए गए थे, यह आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आप लिखना, गढ़ी के दक्षिण भाग में, गढ़ी के दक्षिण भाग में कई चबूतरे मिले हैं, चबूतरे मिले हैं जिन पर, गढ़ी के दक्षिण भाग में कई चबूतरे मिले हैं जिन पर यक्ष वेदिकाएं और कुएं मिले हैं। देखिए, ये समझने के प्रयास कीजिए आप। मैंने अभी आपको समझाया कि गढ़ी का जो दक्षिण भाग है और पूर्वी भाग है, उन दोनों को मतलब पश्चिम से और पूरब तक एक लाइन खींची गई थी गढ़ी में। मैंने आपको समझाया था, जैसे ये गढ़ी बनाई, यहाँ से एक लाइन खींची गई थी मिट्टी के, अर्थात हम कहें दीवार बनाई गई थी। इसके ऊपर का जो स्थान है, यहाँ पर निवास स्थान था, जबकि नीचे का जो स्थान है बच्चों, ये ऐसा प्रतीत होता था जैसे क्या है, ये जैसे पूजा का स्थल हो। तो यही बात ये कह रहा है कि गढ़ी का जो दक्षिण भाग था, ये गढ़ी का दक्षिण भाग है, इस दक्षिण भाग पर कई चबूतरे मिले हैं। क्या मिले हैं बच्चों, कई चबूतरे मिले हैं। उन चबूतरों पर कई क्या मिली हैं, यक्ष वेदिकाएं मिली हैं, मतलब हवन कुंड मिले हैं। साथ में क्या मिला है, कुआं मिला है। साथ में क्या मिले हैं बच्चों, कुएं मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा,
गली के दक्षिण भाग में ही गली के दक्षिण भाग में ही जानवरों की अस्थियां मिली हैं। जानवरों की क्या मिली हैं बच्चों? अस्थियां मिली हैं। मतलब हो सकता है कि वो बलि प्रथा से परिचित हों, तो जानवरों की अस्थियां दक्षिण भाग में ही मिली हुई हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। जानवरों की अस्थियां भी कहाँ मिली हैं बच्चों? गली के दक्षिण भाग में ही मिली हैं, जो आपको याद रखना है। जानवरों की अस्थियां मिली हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कालीबंगा निवासी बलि प्रथा से परिचित थे। बलि प्रथा से परिचित थे, यह आपको याद रखना है। देखो बच्चों, समझने की बात है, बस ये चीजें याद नहीं की जाती, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि गली जो थी हमारी, उसके दक्षिण भाग में जानवरों की अस्थियां मिली हैं, जबकि दक्षिण भाग में हमें यक्ष वेदिकाएं भी मिली हैं। तो हो सकता है कि वहां पूजा पाठ होता हो, जब पूजा पाठ होता होगा, यक्ष वेदिकाएं मिली हैं, हवन होते होंगे, तो निश्चित बात है कि वहां जानवरों की अस्थियां मिली हैं। इसका मतलब क्या है कि वो शायद बलि प्रथा से क्या थे? परिचित थे। ये आपको याद रखना है बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। कितने पॉइंट हो गए बच्चों? 6 पॉइंट हो गए। चलिए 7वां पॉइंट लिखते हैं हम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट लिखिए आप। इंपॉर्टेंट जरूर लगाना, इसको लाल से लिख देता हूं मैं। गड़ी में एक चबूतरे पर, गड़ी में एक चबूतरे पर, गड़ी में एक चबूतरे पर 7 यक्ष वेदिकाएं एक साथ प्राप्त हुई हैं, एक साथ मिली हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई इसको, कई बार पूछा गया है। किस सभ्यता में 7 यक्ष वेदिकाएं एक साथ प्राप्त हुई हैं? 7 यक्ष वेदिकाएं बच्चों किस में मिली हैं? कालीबंगा में। 7 यक्ष वेदिकाओं का अर्थ क्या निकलता है? 7 यक्ष वेदिकाओं का अर्थ निकलता है कि एक साथ जब 7 हवन कुंड मिले हैं बच्चों, तो हो सकता है कि वे सामूहिक रूप से पूजा करते हों, हो सकता है वे सामूहिक रूप से जो है हवन क्रिया में परिचित हों। तो ये 7 यक्ष वेदिकाएं किससे मिली हैं? गली के एक चबूतरे से हमको प्राप्त हुई हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा हम ये कहें कि इसमें एक और चीज आप लिख सकते हैं। 8वां पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि गड़ी का दक्षिण भाग संभवतः भाई संभावना जताई जा सकती है, बस कह नहीं सकते कि क्या होता होगा। संभवतः पूजा या यज्ञ के लिए निर्धारित था। यह आपको याद रखना है। अब देखिए ये हमने क्या पढ़ा है बच्चों? ये हमने पूर्ण रूप से क्या पढ़ लिया है बच्चों? पश्चिमी टीला हमने पढ़ लिया है। पश्चिमी टीले में हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हम एक बार मैं आपको बताऊं पश्चिमी टीले में हमने क्या क्या पढ़ा है। कंफ्यूज मत होना बच्चों। देखिए पश्चिमी जो टीला है इसमें हमने पढ़ा है कि गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश लेने के लिए चारों दिशाओं में दरवाजे बनाए गए हैं, लेकिन जो दक्षिणी दरवाजा है उस पर 2 संरक्षक कक्ष बनाए गए हैं। इसका अर्थ है कि वह दरवाजा जो दक्षिणी वाला दरवाजा था वह मुख्य प्रवेश द्वार होगा, ठीक है। संरक्षक कक्ष बनाए गए हैं। गली में पश्चिम से पूरब की ओर एक मिट्टी की दीवार बनाई गई है बच्चों, जिससे गली को बांटने का प्रयास किया है या गली को 2 भागों में विभक्त करने का प्रयास किया है, ठीक है। एक मिट्टी की दीवार बनाई गई है। गली में चुनाई के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। गली की जो दीवारें थी चारों बगल या चारों तरफ जो दीवारें थी उस पर क्या है? बुर्ज बनाए गए थे, ठीक है।
और गढ़ी के दक्षिण भाग में कई चबूतरे मिले हैं जिन पर यक्ष वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, साथ में कुआं भी प्राप्त हुआ है। यह आपको याद रखना है। गढ़ी के दक्षिण भाग में ही जानवरों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं बच्चों, जो यह संकेत करती हैं कि ये बलि प्रथा से परिचित थे। यह आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि गढ़ी के एक चबूतरे पर 7 यक्ष वेदिकाएं एक साथ प्राप्त हुई हैं। इसका अर्थ है कि वे सामूहिक रूप से हवन पूजा या हवन पूजन में विलीन थे या करते थे। गढ़ी का जो दक्षिण भाग है वो संभवतः क्या है, यज्ञ के लिए निर्धारित था। यह आपको याद रखना है। इसमें एक और लाइन आप ऐसे लिख सकते हो कि गढ़ी का उत्तरी भाग, गढ़ी का उत्तरी भाग संभ्रांत वर्ग का निवास स्थान था। निवास स्थान था। यह भी बात आप इसमें याद रख सकते हो बच्चों। ये भी बात आप इसमें क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। चलिए 1 घंटा तो हो गया है, आपको थोड़ा सा और बच रहा है ये। आशा और उम्मीद है कि आज शायद ये खत्म हो जाए जल्दी से। चलिए कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करने का। या आप इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चलें बच्चों। गढ़ी के एक चबूतरे पर 7 यक्ष वेदिकाएं मिली हैं। गढ़ी के दक्षिण भाग संभवतः पूजा या उसके लिए होगा, और जो है गढ़ी का जो है उत्तरी भाग है वह संभ्रांत वर्ग का निवास स्थान था। चलिए अब हम पढ़ते हैं पूर्वी टीला बच्चों। ये हमने कौन सा पढ़ा, पश्चिमी टीला। एक बार हम पूर्वी टीला को भी देख लेते हैं। चलिए ऐसे डाल लीजिए पूर्वी टीला। पूर्वी टीला में क्या क्या मिला है हमें, देखिए पूर्वी टीला जो था, पूर्वी टीला पहली चीज तो आप ये याद रखना कि पूर्वी टीला पूर्णतः क्या था बच्चों, नगर था। पूर्णतः क्या था, पूर्वी टीला नगर था। पूर्वी टीला इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नगर टीला बोलते हैं। और ये पूर्णतः नगर था। तो इसको इसमें लिखना है हमको। इसमें क्या लिखना है बच्चों, इस टीले पर बस्ती या नगर के अवशेष मिले हैं। नगर के अवशेष मिले हैं, यह आपको याद रखना है। पूर्वी टीला पर बस्ती या फिर हम क्या कहें, नगर के अवशेष मिले हैं। और इसमें लाइन लिख सकते हैं हम, पूर्वी टीला में भी, पूर्वी टीला को भी एक सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। मैंने आपको समझाया था शुरुआत में ही कि पूर्वी टीला के भी चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार है, और पूर्वी टीला में भी, उसमें पश्चिमी टीला में भी चारों तरफ क्या एक सुरक्षा दीवार है। आगे लिखो, पूर्वी टीला आमजन का निवास स्थान था। आमजन या हम कह सकते हैं जनता, जनता का निवास स्थल होगा। पूर्वी टीला आमजन या जनता का निवास स्थल होगा, यह हम अनुमान लगा सकते हैं या हम कह सकते हैं। ठीक है, ये थे 2 टीले जो कालीबंगा के उसमें प्राप्त हुए हैं। अब चलिए हम डिटेल से कालीबंगा का कुछ और कंसेप्ट है उनको हम पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। बहुत सारे कंसेप्ट हैं वैसे कालीबंगा से, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन सब के ऊपर हम चर्चाएं कर रहे हैं। अब देखिए हेडिंग डालिए अब, कालीबंगा में भवन निर्माण। कालीबंगा में जो मकान थे वो कैसे थे, कालीबंगा में भवन निर्माण, ये आपको याद। कालीबंगा में भवन निर्माण, कालीबंगा में जो मकान थे बच्चों वह कैसे थे, ये देखो। चलिए लिखिए, इसमें एरो लगाते लगा के लिखते चलना बच्चों। लिखो इसमें, कालीबंगा में, कालीबंगा में कच्ची ईंटों के, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। कच्ची ईंटों के क्या मिले हैं बच्चों, कालीबंगा में
मकान मिले हैं, जिससे यह सभ्यता गरीब बस्ती सी प्रतीत होती है। ये आपको याद रखना है। देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें बच्चों क्या मिला है, जो कच्ची ईंटें हैं उनके मकान मिले हैं, जिससे ये सभ्यता क्या है बच्चों, गरीब बस्ती सी प्रतीत होती है। और अगली लाइन इसमें हम ये लिख सकते हैं कि कालीबंगा में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग केवल, कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल देखिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किस में हो रहा है, मकान में और उनमें हो रहा है, मकान निर्माण में या हम कहें दीवार में, सुरक्षा दीवार में। लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग केवल स्नानघरों में, कौमा सड़क नहीं कह सकते, स्नानघरों में, कौमा रसोई घरों में देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है। देखिए कालीबंगा में जो भवन निर्माण है बच्चों, उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, बस आपको ये याद रखना है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, जिससे ये सभ्यता ये गरीब सभ्यता सी नजर आती है, जिससे ये सभ्यता कैसी, गरीब बस्ती सी नजर आती है। जबकि कालीबंगा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कहाँ किया गया है बच्चों, हम ये कहें कि रसोई घरों में, और थोड़ा ये आप याद रखना स्नानघरों में। साथ में ये भी याद रखना कि नालियों में भी किया गया है, लेकिन मूल रूप से आपको नालियों में याद नहीं रखना है। स्नानघरों में और किसमें, रसोई घरों में कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसी में लिखना है हमको, 2 पॉइंट हो गए होंगे। चलिए कालीबंगा में चुनाई, कालीबंगा में चुनाई इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम में की गई है। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ये एक ईंट है या पत्थर है, जैसे ये 2 ईंटें हो गई, इसके ऊपर एक ईंट यहाँ, इसके ऊपर एक यहाँ, फिर यहाँ से एक दूसरी ईंट, फिर यहाँ से एक दूसरी ईंट, फिर यहाँ से एक दूसरी ईंट, फिर यहाँ से एक, ये क्या है बच्चों, ये इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम है। मतलब देखिए आप एक दूसरे से सारी ईंटें धीरे धीरे बॉन्ड होती जा रही है ना, तो ये इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम है। तो कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें चुनाई इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम में देखने को हमको मिलती है, आप ये याद रखना है। भवन निर्माण में देख रहे हैं तो कालीबंगा में 4-5 कमरे प्लस रसोई घर प्लस स्नानघर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता में एक घर से 4-5 कमरे देखने को मिले थे। साथ में हमें क्या देखने को मिलते, रसोई घर और स्नान घर देखने को मिलते हैं। इस तरह का यहाँ पे जो है भवन निर्माण देखने को मिला था। एक और चीज, कालीबंगा में एक पलड़े के किवाड़ मिले हैं। कालीबंगा के जो घर हैं उन सब में कैसे किवाड़ देखने को मिले हैं, एक पलड़े के। देखिए 2 पलड़े के होते हैं एक तो, और एक होते हैं एक पलड़े के। तो कालीबंगा में संपूर्ण सभी जो घर हैं उनमें एक पलड़े के किवाड़ देखने को मिले हैं, एक पलड़े के किवाड़ हमको मिले हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक और चीज आप इसमें ये लिख सकते हैं कि कालीबंगा में
लकड़ी की नालियां के अवशेष मिले हैं। देखिए यहाँ जो नालियां थी उनमें क्या है बच्चों, मिट्टी की या पक्की ईंटों की चुनाई कम देखने को मिली है, जबकि सर्वाधिक हमें लकड़ी का प्रयोग इसमें नालियों में देखने को मिलता है। कौन सी सभ्यता में बच्चों? कालीबंगा सभ्यता में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भवन निर्माण से संबंधित कालीबंगा के तथ्य थे। कालीबंगा में चुनाई जो है इंग्लिश बाउंड्री सिस्टम में मिलती है। कालीबंगा में 4-5 कमरे प्लस रसोई घर, साथ में स्नानघर देखने को मिलता है। और कालीबंगा में एक पल्ले का जो है किवाड़ देखने को मिलते हैं। कालीबंगा में जो भवन निर्माण की जो वो है इंग्लिश बाउंड्री सिस्टम में है, और कालीबंगा में जो है लकड़ी की नालियां हमें देखने को मिलती हैं। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। आगे चलते हैं हम। चलिए अब लिखते हैं, अब हेडिंग डालिए आप कालीबंगा में सड़क व्यवस्था, या डायरेक्ट आप कालीबंगा ही पढ़ रहे हैं तो सड़क व्यवस्था डाल लीजिए। सड़क व्यवस्था कालीबंगा में कैसी सड़क व्यवस्था थी? देखिए इसमें लिखिए आप, कालीबंगा में समकोण पर काटती हुई सड़कें बनाई गई। समकोण पर काटती हुई सड़कें बनाई गई थी, ये भी याद रखना थी लगाना। कालीबंगा में कैसी सड़कें थी बच्चों? सभी सड़कें समकोण पर काट रही थी, इस तरह की सड़कें बनाई गई थी। साथ में यहाँ जो मुख्य सड़क थी साथियों, कालीबंगा में मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। ये भी आप याद रखना। तो कालीबंगा में आपसे सड़क व्यवस्था पूछे तो कालीबंगा में समकोण पर काटती हुई सड़कें बनाई गई। एकमात्र सभ्यता है जिसमें समकोण पर काटती हुई सड़कें बनाई गई थी। समकोण पर काटती हुई मतलब मैंने आपको जो पूर्वी टीला पढ़ाया था उसमें बताया था कि इस तरह से सड़कें जा रही हैं सारी, इस तरह से सड़कें, मतलब यहाँ जो मकान है उसका यहाँ गेट खुल रहा है, इधर जो मकान है उसका यहाँ खुल रहा है। तो समकोण पर काटती हुई जो सड़कें हैं वो कौन सी सभ्यता में देखने को मिलती हैं? हमें कालीबंगा सभ्यता में। और इसमें मुख्य सड़क को पक्का करने का जो प्रयास है वह भी दिखाई पड़ता है। ये यहाँ की क्या थी बच्चों? सड़क व्यवस्था थी। अब देखिए कालीबंगा में सभादान यानी सॉरी यानी सबका विसर्जन कैसे करते थे कालीबंगा सभ्यता में? तो कालीबंगा में सभादान, हेडिंग डालिए, कितने सब मिले हैं, कुल क्या हुआ है, ये हम सब इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए कालीबंगा में जो कब्रिस्तान है वो गली के कहाँ है बच्चों? दक्षिण दिशा में है। तो लिखिए इसमें कालीबंगा में कब्रिस्तान गली के दक्षिण दिशा में है। कालीबंगा में कब्रिस्तान कहाँ है बच्चों? गली के दक्षिण दिशा में स्थित है। और कालीबंगा से हमें 3 प्रकार के जो है सभादान देखने को मिलते हैं, 3 प्रकार का जो है सब विसर्जन देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कालीबंगा में कुल 37 शव प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं बच्चों? 37 शव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये भाई। कालीबंगा से कुल कितने शव प्राप्त हुए हैं बच्चों? 35 शव प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से कुल कितने शव प्राप्त हुए हैं? 35 शव प्राप्त हुए हैं। और ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ में कालीबंगा में 3 प्रकार का सभादान देखने को मिलता है। कालीबंगा में 3 प्रकार का सभादान, सभादान मतलब सबका विसर्जन, सभादान देखने को मिलता है। तीन प्रकार का सभादान कालीबंगा में हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले कालीबंगा में कब्रिस्तान जो है गली की दक्षिण दिशा में है, यह आपको याद रखना है। कालीबंगा में हमें 3 प्रकार का सभादान देखने को मिलता है। कालीबंगा में कुल 37 शव मिले थे।
तीन प्रकार का कौन सा है? पहला है आपका पूर्ण समाधिकरण, अभी मैं इनका वो भी समझाऊंगा आपको। पूर्ण समाधिकरण। दूसरा है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आपका आंशिक समाधिकरण। इधर लिख देते हैं चलो। और तीसरा है आपका दाह संस्कार। अब इनको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ऐसे कहाँ तक किस किस चीज़ को आप लिखोगे, इसलिए मैं आपको यहीं समझा देता हूँ एक बार। देखिए आप, कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें हमको क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 37 शब्द मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता में कितने शब्द प्राप्त होते हैं बच्चों? 37 शब्द प्राप्त होते हैं। 37 शब्द प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सभ्यता में सभादान या हम कहें कब्रिस्तान किधर है? गढ़ी के दक्षिण दिशा में है। जो गढ़ी पढ़ा था हमने, जो हमने पश्चिमी टीला पढ़ा था, उसके दक्षिण दिशा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कालीबंगा में 3 प्रकार का समाधान हमको देखने को मिलता है, यानी सबका विसर्जन 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है बच्चों? पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता है कि पूर्ण रूप से सबको जो है नष्ट कर दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है। पूर्ण समाधिकरण हम उसको कहते हैं। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण क्या होता है बच्चों? कि सबकी कुछ निशानी रख ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आंशिक समाधिकरण बोलते हैं। इस तरह का भी हमें कालीबंगा में देखने को मिला है। अगला है दाह संस्कार। दाह संस्कार मतलब आग देना या आग से विसर्जन करना। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? दाह संस्कार कहलाता है। तो मतलब कालीबंगा सभ्यता में हमें गाड़ने का भी वो मिला है, मतलब दफन करने का भी समाधान मिला है, और हमें किसका भी मिला है? दाह संस्कार के भी अंश हमें मिले हैं। अर्थात दोनों तरीके के हमें अंश इसमें देखने को मिले हैं, ये आपको याद रखना है। पूर्ण समाधिकरण मतलब पूर्ण रूप से उसमें समाधि बनाकर जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आंशिक समाधिकरण मतलब कुछ उसकी निशानी रख ली, उसको क्या बोलते हैं? आंशिक समाधिकरण बोलते हैं। आंशिक समाधिकरण में ऐसा भी हो जाता है कि किसी व्यक्ति का समाधि भी बनाई है, यानी उसको दफनाया भी है, साथ में उसको जलाया भी है, दाह संस्कार भी किया है। ये भी किस में आता है? आंशिक समाधिकरण में आता है। और अगला है दाह संस्कार, ये आपको याद रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम समाधान के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। और ये हमारा कालीबंगा सभ्यता लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लिखिए इसमें, चलिए कालीबंगा में उसी में लिखते चलना है बच्चों जो समाधान चल रहा है। कालीबंगा में सब विसर्जन के लिए कालीबंगा में सब विसर्जन के लिए सबको पीठ के बल लिटाया गया है। मतलब यहां से जो सब प्राप्त हुए हैं बच्चों, उन सब शवों को कैसे? पीठ के बल लिटा करके दफनाया गया, यानी पीठ के बल लिटाया गया है। जिनका सिर उत्तर में तथा पैर दक्षिण दिशा में रखे गए हैं। रखे गए थे मतलब जो यहाँ से सब प्राप्त हुए हैं बच्चों, सब में विसर्जन के लिए जो सब विसर्जन है उसमें सबको कैसे? पीठ के बल लिटाया गया है। पीठ के बल लिटाया गया है। साथ में जिनका जो सिर है, उनका जो क्या है बच्चों? सिर है वो उत्तर में रखा गया है, और जो पैर है वो किस में रखे गए हैं बच्चों? दक्षिण दिशा में रखे गए हैं। ये आपको याद रखना है। एक उदाहरण इस सभ्यता में ऐसा मिलता है जिसका सिर, एक उदाहरण ऐसा है जिसका सिर दक्षिण दिशा में
तथा पैर उत्तर दिशा में मिलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखिए कालीबंगा में विसर्जन के लिए सबको पीठ के बल लिटाया गया था, जिनका सिर उत्तर में तथा पैर दक्षिण दिशा में रखे गए थे। लेकिन एक शव ऐसा भी मिलता है जिसका क्या है बच्चों, सिर जो है वो दक्षिण में था और पैर जो थे वो कहाँ थे, उत्तर दिशा में था। एक कब्र से, अगला है, अगली लाइन में लिखना, एक कब्र से प्राप्त शव में शारीरिक दोष मिलता है। शारीरिक दोष मिलता है। कैसे मिलता है शारीरिक दोष बच्चों? इसका जो दायां हाथ था उसकी कलाई छोटी थी बाएं हाथ की कलाई से, तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो कालीबंगा सभ्यता में एक शव है वो ऐसा मिला है। कुल 37 शव मिले हैं बच्चों, जिनमें से ज़्यादातर शव कैसे हैं, उनका विसर्जन कैसे किया गया है, पूर्ण समाधिकरण किया गया है, मतलब पूरे एक साथ लिटा के दिए गए हैं, पूर्ण रूप से उनका विसर्जन किया गया है। ज़्यादातर ऐसे मिले, जिनमें से भी ज़्यादातर सब ऐसे हैं जिनका सिर जो है वो उत्तर में है और पैर जो है वो कहाँ है बच्चों, दक्षिण में है। लेकिन एक सब ऐसा मिला है जिसका सिर जो है दक्षिण में है और पैर जो है उत्तर में है, और एक सब ऐसा मिला है जिसमें शारीरिक दोष देखने को मिलता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी एक और इसमें हम ये कह सकते हैं कि कालीबंगा में एक बच्चे की खोपड़ी में 7 छिद्र मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में एक बच्चे की खोपड़ी में 7 छिद्र मिले हैं, 7 छिद्र मिले हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि इस बात की ओर, ऐसे लिख लो, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कालीबंगा के लोग शल्य क्रिया से परिचित थे। ये आपको याद रखना है। मतलब यहाँ पे एक बच्चा जो है उसमें क्या है बच्चों, एक बच्चे के सिर में 7 छिद्र मिले हैं, 7 छिद्र मिले हैं। इसका मतलब ये है, इस बात की ओर संकेत हो रहा है कि यहाँ के जो शायद लोग थे वो शल्य क्रिया से परिचित थे, मतलब जादू टोने से परिचित थे। यह आपको याद रखना है। चलिए, ये थी बच्चों कुछ कालीबंगा सभ्यता को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य, और मैंने संपूर्ण प्रयास किया है कालीबंगा सभ्यता को समझाने का। इसमें बस अंत में आप ये और लिखिए, इस सभ्यता का अंत संभवतः इस सभ्यता का अंत भूकंप से हुआ था। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी भाई, कई बार पूछा गया है भूकंप से कौन सी सभ्यता का अंत हुआ था। तो संभवतः इस सभ्यता का जो अंत है बच्चों किससे हुआ था, भूकंप से हुआ था। ये आपको याद रखना है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करूं, आपको जो भी बताया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है बच्चों, वह पूर्ण रूप से, आप ये समझिए, पूर्ण रूप से एक आपके लिए अच्छा कंटेंट है। क्योंकि कोई भी टीचर कोई भी बात फालतू नहीं पढ़ाता है, कोई भी बात बिना मतलब के नहीं पढ़ाता है। ये सब जो फैक्ट पूछे गए हैं वही सब फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों। तो देखिए, आपने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार थोड़ा सा बस 2 मिनट में हम रिवीजन करते हैं। आज हमने इतिहास का परिचय पढ़ा। सबसे पहले इतिहास में हमने पढ़ा कि इतिहास का अर्थ होता है, इति का अर्थ अतीत और हास का अर्थ होता है घटनाएं, अर्थात अतीत की घटनाएं क्या है बच्चों, इतिहास होती हैं। बाद में हमने जो वर्गीकरण पढ़ा था, इतिहास का 3 भाग हैं, प्राचीन भाग, मध्यकालीन भाग, आधुनिक भाग। प्राचीन भाग जब हमने शुरुआत की है बच्चों, तो इसमें हमने प्राचीन
जो इतिहास है इसमें हमने सभ्यताएं आज उठाई हैं और सभ्यताएं हमने पढ़ी हैं। सभ्यताओं में हमने पहली सभ्यता पढ़ी है बच्चों कालीबंगा। कौन सी सभ्यता पढ़ी है बच्चों? कालीबंगा। कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के बाएं तट पर है। और साथ में 1932-52 में अमलानंद घोष ने इसकी जो है खोज की थी। इससे पहले टेसीटोरी महोदय ने इसको एक प्राचीन इतिहास का वो स्थल कहा था। उत्खननकर्ता बीबी लाल बी के थापर, एमजी खरे, जगपति जोशी एंड टीम, यह आपको याद रखना है। साथ में उत्खनन 1961 से 1969 के बीच में यहाँ पे हुआ था। आगे हम बात करें तो जो कालीबंगा की विशेषताओं में ये नगरीय सभ्यता है, विकसित सभ्यता है, साक्षर सभ्यता है, सभ्य सभ्यता है, ताम्रकांस्य सभ्यता है और मातृ सत्तात्मक सभ्यता है, ये आपको याद रखना है। व्यापार प्रधान सभ्यता है, ये भी याद रखना है। कालीबंगा सभ्यता पे 5 स्तरीय उत्खनन हुआ था। प्रथम 3 उत्खनन जो हुए हैं उनमें विकसित सभ्यता हमें मिली है, जबकि अंतिम 2 में हमें प्राचीन कालीबंगा मिली है, गरीब बस्ती हम कहें वो मिली है, ये आपको याद रखना है। आगे प्राप्त सामग्री में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, चना और सरसों की, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, ग्रिड पैटर्न पर क्या कार्य प्रणाली मिली है यहाँ पे, और साथ में हमें क्या मिला है, यहाँ इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम की चुनाई देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करें, आगे देखिए कालीबंगा सभ्यता में 2 टीलों पर उत्खनन हुआ है, जिसमें से प्रथम जो है टीला है या प्रथम स्तर की जो 3 स्तर की जो खुदाई है उनमें हमें विकसित, और अंतिम जो 2 है उनमें हमें कौन सी मिलती है साथियों? अंतिम 2 है उनमें प्राक कालीबंगा या प्राचीन कालीबंगा हमें देखने को मिलती है। उत्खनन का कार्य 2 टीलों पर हुआ है, ये हमने पढ़ लिया है। निवास स्थान देखिए, जो 2 टीलों पर जो कार्य हुआ है, पश्चिमी टीला जो है उसे दुर्ग कोट या गढ़ी के नाम से जाना जाता है, यहाँ संभ्रांत वर्ग या उच्च वर्ग का शायद निवास होगा। पूर्वी टीला इसे नगर टीला या निचला टीला के नाम जाना जाता है, यहाँ आमजन लोगों का निवास था। ये 2 मैंने आपको टीले या निवास जो थे उनके बताए हैं, दोनों कैसे मिला है। एक जो है आपका पश्चिमी टीला, इसमें संभ्रांत वर्ग ऊपर निवास करता था, उसके जस्ट सामने पूजा का स्थल बनाया गया है। इनके सब दक्षिण में कब्रिस्तान है, जो मैंने आपको 37 सब मिले हैं, उनका आपको डिटेल बताया है। इधर हम निचले टीले की हम बात करें तो जो निचला टीला है साथियों, या हम कहें जो पूर्वी टीला है, इसको आमजन टीला कहते हैं, इसको नगर कहते हैं। इसमें जो है साथियों इस तरह की सड़कें बनाई गई हैं जो समकोण पर काटती हों, इस तरह के मकान बनाए गए हों जो प्रत्येक मकान का जो दरवाजा है हर सड़क पर खुलता हो। इस तरह से एक ये सुनियोजित ढंग से कालीबंगा हमें प्राप्त हुई थी। और आगे हम बात करें तो जो पश्चिमी टीला है, गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में दरवाजे बनाए गए हैं, लेकिन दक्षिण दरवाजे पर क्या बनाया गया है? संरक्षक कक्ष बनाए गए हैं। गढ़ी में पश्चिम से पूर्व की ओर मिट्टी की एक दीवार बनाई गई थी, और गढ़ी के चारों ओर भी मिट्टी की एक दीवार बनाई गई है, ये भी याद रखना साथियों। गढ़ी में चुनाई के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। गढ़ी में दीवारों पर बुर्ज बनाए गए हैं साथियों, और गढ़ी के दक्षिण भाग में कई चबूतरे मिले हैं जिन पर यक्ष वेदिकाएं और साथ में कुएं मिले हैं बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि गढ़ी के दक्षिण भाग में ही जानवरों की अस्थियां मिली हैं, जो इस बात की ओर संकेत करती हैं कि शायद ये बलि प्रथा से परिचित थे। देखिए ये जानवरों की जो अस्थियां हैं वो यदि हमें संभ्रांत वर्ग के निवास से मिलती तो हम ये सोचते कि ये शायद खाते होंगे, बस ये इतना हम सोचते। लेकिन जब ये पूजा वाले जो स्थल है, या हम कहें कि जो गढ़ी का जो यक्ष वेदियों वाला स्थल है, वहाँ से मिले हैं, इसका अर्थ शाब्दिक यही निकलता है कि शायद ये बलि प्रथा से परिचित थे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हमने बात की कि गढ़ी पर एक चबूतरे में 7 यक्ष वेदिका मिली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है किस सभ्यता में 7 यक्ष वेदिकाएं एक साथ प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा में। गढ़ी के दक्षिण भाग पर संभवतः पूजा या पाठ के लिए जो है निर्धारित समय वो निर्धारित स्थान था ये, और गढ़ी का उत्तरी भाग है संभ्रांत वर्ग का निवास था, ये आपको याद रखना है। भाई हमने बात किया पूर्वी टीले की, पूर्वी टीले पर बनी बस्ती नगर के अवशेष मिले हैं, ठीक है। पूर्वी टीला को भी एक सुरक्षा की दीवार से घिरा गया था, और इस टीले पर आमजन या जनता का निवास था, ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, कालीबंगा में भवन निर्माण देखा हमने, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग सिर्फ किस में किया है बच्चों? नालियों में थोड़ा बहुत करने का प्रयास किया है उन्होंने। इसके अलावा स्नान घरों में और रसोई घरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया है, आपको ये याद रखना है इसमें। चलिए कालीबंगा में जो चुनाई है साथियों इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम में की गई है, मैंने आपको पहले भी लिखा दिया है। और कालीबंगा में 4-5 कमरे देखने को मिले हैं, स्नान घर देखने को मिला है, रसोई घर देखने को मिला है, ये सब कालीबंगा में। एक पल्ले के किवाड़ देखने को मिले हैं, और लकड़ी की नालियां देखने को मिली हैं। चलिए सड़क व्यवस्था में कालीबंगा में समकोण पर काटती हुई सड़कों का निर्माण किया गया है, और मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास दिखाई देता है। आगे चलते हैं हम। सभादान में कालीबंगा से कुल 37 शव प्राप्त हुए हैं, बस ये याद रखना आपको। तो 37 शव प्राप्त हुए हैं बच्चों, जिनमें से अधिकांश जो है सभादान पूर्ण समाधिकरण हमको देखने को मिलता है। 3 तरह से समाधिकरण होता है या विसर्जन होता है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक या दाह संस्कार, ये आपको याद रखना है। जो कब्रिस्तान है वो दक्षिण में है कालीबंगा में। कालीबंगा में शव विसर्जन के लिए सबको पीठ के बल लिटाया गया था, जिनका सिर उत्तर में तथा पैर जो है दक्षिण दिशा में रखे गए। लेकिन एक शव ऐसा भी मिला है जिसका जो है सिर किस में है बच्चों? दक्षिण में, और पैर उत्तर दिशा में रखे गए हैं।
ठीक है। एक कब्र से प्राप्त शब्द में शारीरिक दोष देखने को मिलता है, ये भी आप याद रखना है। कालीबंगा सभ्यता में एक बच्चे की खोपड़ी में 7 छिद्र प्राप्त होते हैं जो शल्य क्रिया से परिचित होने की ओर संकेत करते हैं। संभवतः यह सभ्यता का अंत जो है भूकंप से हुआ होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है बच्चों की सभ्यता का अंत भूकंप से हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पे जो दीवारें मिली थी उनमें दरारें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे जो जमीन मिली थी, जो सड़कें मिली थी, उन सब में दरारें देखने को मिलती हैं। इसलिए ये अनुमान लगाया गया कि संभवतः इस सभ्यता में क्या आया होगा, भूकंप आया होगा अचानक, और इस सभ्यता का क्या है, अंत हो गया। ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी सभ्यता कालीबंगा सभ्यता। जिला है हनुमानगढ़ और स्थिति है घग्गर नदी के बाएं तट पर। ये आपको याद रखने हैं। चलो बच्चों, कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बनास सभ्यता या बनास संस्कृति, या हम कहें आहड़ सभ्यता। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आहड़ सभ्यता। तो मेरे साथ जुड़े रहिए आप पशु परिचर की हिस्ट्री को लेकर के, और मैं संपूर्ण रूप से आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं बच्चों। बिल्कुल जीरो से मैंने आज शुरुआत की है, और हम उस लेवल की पढ़ाई करेंगे कि आपका इतिहास में, कला संस्कृति में कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खम्मा गणी, राम राम साथियों।